सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स। और आज हम लोग अपने कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, जो अपना जो लास्ट अपना टॉपिक खत्म हुआ था हमारा 139 का जो टॉपिक था प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। हम लोगों ने अभी तक के क्या देखा था? हम लोगों का जो अभी तक का टॉपिक कंटिन्यू कंप्लीट हुआ था वो था कि हम लोग किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग करते हैं, हमारी डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की, कौन से एरियाज होते हैं, मीन्स कौन से पर्सन होते हैं, किस तरीके से, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी किस सेक्शन में करेगी, क्या टाइम लिमिट होगा, कब उन लोगों को रिटर्न फाइलिंग करना होगा, मीन्स क्या सेक्शन होगा, मतलब उनका टोटल इनकम अगर एक्सेस होगा, एक लिमिट से ऊपर एक्सेस होगा और बिफोर डिडक्टिंग देयर डिडक्शंस, तो ये सारी चीजें, मीन्स ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से है। ये जो एग्जांपल हमारा ये है 139 में 4A 4B 4C, ये हमारे जो टॉपिक्स थे। पॉलिटिकल पार्टी में क्या बोला गया था, अगर आपका टोटल इनकम सेक्शन नंबर 13A के एग्जाम्पशन को देने के पहले जो इनकम बस के पहले जो इनकम होगा और वो एक्सेस लिमिट के ऊपर अगर होगा तो वो सारे उस केस में आपको उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग जो सेक्शन में हैं वो सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 139, और 139 हमें बताता है कि हम लोग को कब और कैसे रिटर्न फाइल करनी होती है। क्या हमारी डेट होती है, आप किस कैटेगरी में हो तो आपको कब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम लोगों ने सबसेक्शन 4 के अंदर 139 के सबसेक्शन 4 के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज देखी थी, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे टोटल ए से लेके एफ तक के टोटल 6 सेक्शन सबसेक्शन थे। इन सारे सबसेक्शन में हम लोगों ने एक कॉमन चीज देखी थी कि उनमें से 3 जो कॉमन थे वो ये थे कि एक लिमिट के ऊपर जाएंगे तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, और ए बी सी के जो 3 थे शुरू के, और आगे के जो थे डी ई एफ, ये जो 3 पॉइंट थे, इनको विदाउट एनी लिमिट उनको हर बार कंपल्सरीली मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें लिखी हैं फ्रॉम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के ए से लेके एफ तक। ये सब कुछ होने के बाद हम लोग थोड़ा और प्रोसीड गए थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था और हम लोगों ने उस टॉपिक को स्टॉप किया था। और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे सबसेक्शन 8 से, और हमारा आज का टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन लेट रिटर्न। अगर हम लोगों ने रिटर्न को लेट फाइल किया, और जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को बिलेटेड रिटर्न अलाउड होता है। कोई भी कंपनी अगर रिटर्न फाइल करती है तो उनको सबसे पहले सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 को फुलफिल करना होगा। बट इफ दे आर नॉट पॉसिबल टू डू सो और दे फेल टू डू सो, ऐसे कंडीशन में दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल मैंडेटरीली अ बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न मतलब हम लोगों को लेट रिटर्न फाइल करना अलाउड होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हम लोगों ने या तो रिटर्न फाइल नहीं किया या तो लेट रिटर्न फाइल किया, इन ऑल द केसेस हम लोग के ऊपर चार्ज होगा वो इंटरेस्ट मैंडेटरीली। और ये सारी चीजें किसके अंदर लिखी है, तो हमारे पास सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। वेयर सबसेक्शन 8 के अंदर दिया हुआ है, वेयर द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 4 फॉर एन असेसमेंट ईयर इज फर्निश्ड after the specified date or is not furnished, then whether or not the assessing officer has extended the date for furnishing the return under subsection 1 or subsection 2, the assessee shall be liable to pay simple interest at the 15% per annum, reckoned from the date immediately following the specified date to the date of the furnishing of the return, or where no return has been furnished, the date of completion of the assessment under section 144, on the amount of the tax payable on the total income as determined on regular assessment, as reduced by the advance tax, if any, or paid and tax deducted at source. तो ये सारा जो इतना बड़ा टॉपिक लिखा गया है, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बतानी है। अगर आप सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, एक एग्जांपल 139 1 को ही ले लेते हैं। 139 सबसेक्शन 1 के बेसिस पे अगर आपको टैक्स पे करना हुआ, करना तो है ही, रिटर्न फाइल करना हुआ और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, या फिर आपने लेट रिटर्न फाइल किया होगा। तो आपको रिटर्न फाइल करनी थी इस डेट को और आपने फाइल की है इस डेट को, तो इस डेट से लेके इस डेट के बीच में जो भी ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन का आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके ऊपर। आपको इसके ऊपर का इंटरेस्ट पे करना होगा। बट उस कंडीशन में क्या, जब हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं, वी आर फेल टू फाइल द रिटर्न, है ना, ऑन द ड्यू डेट, मतलब फेल ही कर दिया हमने, रिटर्न फाइल ही नहीं किया, लेट किया और फाइल ही नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में द लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट, तो सेक्शन नंबर 144 बोलता है हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। खैर उसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या आपने 142 का जो आपको नोटिस आया था उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया,
139 में जितने भी होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने तरीके से एक अपना बेस्ट जजमेंट व्यू करते हुए आपके ऊपर एक असेसमेंट प्रोवाइड करेगी। और वो जो असेसमेंट का डेट होगा, उस डेट से लेके आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कब तक? जब तक आप उस अमाउंट को पे नहीं करते थे तब तक। ठीक है, तो ये जो होगा ये इंटरेस्ट के लिए था। सिंपल सी पॉइंट यही था कि आपको 15% पर एनम के बेस पे आपको जितना दिन डिले हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड दैट इंटरेस्ट रेट शैल बी 15% पर एनम। और ये सारी चीजें लिखी है 139 सबसेक्शन 8 के अंदर, जो हम लोग अभी तक जिसमें बैठे हुए हैं। ओके, आगे। Provided that assessing officer may in such case and under such circumstances as may be prescribed reduce or waive interest payable by any assessee under this subsection। खैर इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। assessing officer क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। अगर आपने जो रीजंस बताए हैं वो अगर उनको जस्टिफाइड लगते हैं तो। अच्छा, एक और चीज ऊपर में थी, हम लोगों ने, मैंने शायद बताया नहीं अभी, अपने पढ़ा था कि assessing officer whether or not, then whether or not assessing officer has extended the date of furnishing the return under subsection 1 or some either on under subsection 2। तो ये इस लाइन का मतलब ये है कि भले ही हम लोगों ने, देखो हर जगह होता है कि अगर हम लोग अपने असेसिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि सर प्लीज हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो वी आर अनेबल टू फाइल अ रिटर्न ऑन टाइम, सो प्लीज गिव अस अ एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी टू पे अ रिटर्न। तो आपको एक्सटेंडेड, भले ही असेसिंग ऑफिसर ने एक्सटेंशन टाइम दिया होगा और फिर भी आपने 139(1) के डेट को क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको एक्स्ट्रा डेज का इंटरेस्ट फाइल करना, इंटरेस्ट पे करना होगा। तो वेदर और नॉट का मतलब क्या है कि असेसिंग ऑफिसर ने इंटेंशनली आपको भले ही टाइम एक्स्ट्रा दिया होगा, लेकिन वो टाइम आपको सिर्फ एक्सटेंड किया गया है कि आप पे कर सके। आप पे पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, लेकिन आप पे इंटरेस्ट तो चार्ज जरूर होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है ये, वेदर वेयर इन रिलेशन टू एन असेसमेंट ईयर एन असेसमेंट इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन नंबर 147 जो होता है इनकम स्केप असेसमेंट होता है। इनकम स्केप असेसमेंट का मतलब ये होगा कि आप अगर अपने असेसमेंट ईयर में अपने इनकम को छुपाते हो, छुपाने की कोशिश करते हो, तो फिर हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास राइट होता है कि 4 साल के अंदर आपको कभी भी उस असेसमेंट के लिए ऑर्डर दे। वो असेसमेंट होता है अंडर सेक्शन नंबर 147 और उस असेसमेंट को नाम से बोला जाता है इनकम स्केप असेसमेंट। नाम से भी हम लोग क्लियर है कि स्केप असेसमेंट, दैट इज यू आर स्केपिंग फ्रॉम योर इनकम टू फाइल अ रिटर्न। So explanation 2 is saying about that assessment only, where in relation to an assessment year, where in relation to an assessment year, sorry फिर से read करते हैं एक बार, where in relation to an assessment year, assessment is made for the first time, अगर किसी फर्स्ट टाइम किया गया होगा अंडर सेक्शन नंबर 147। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने किसी असेसमेंट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी और उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों को असेसमेंट ऑर्डर आया गया है इसके असेसमेंट के थ्रू अंडर सेक्शन नंबर 147 में। The assessment so made shall be regarded as regular assessment for the purpose of this subsection। मतलब ये, तो ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि रेगुलर असेसमेंट के केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग, अगर आपने अपने टैक्स में से भले ही टैक्स पे नहीं किया था लेकिन आपको एडवांस टैक्स पे कर दिया गया था आपके थ्रू, आपके अंदर में टीडीएस काटा जा चुका था। इसका मतलब ये है कि आपने भले ही इंटेंशनली टैक्स पे नहीं किया लेकिन अल्टीमेटली आपके थ्रू एक टैक्स पे हो चुका है इनकम टैक्स गवर्नमेंट को। तो आपका जितना भी टैक्स बनता था, इंटरेस्ट के पेमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट पेमेंट के समय में क्या देखा गया कि आपका टैक्स पेएबल जो भी अमाउंट है, उस टैक्स पेबल में से आपने टीडीएस से ही सही आपने कुछ अमाउंट पे तो कर दिया, तो उस अमाउंट पे क्यों इंटरेस्ट पे किया जाएगा? तो बैलेंसिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस और से एडवांस टैक्स। तो ये किसके लिए पॉइंट बोला गया था? रेगुलर असेसमेंट। तो यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया कि आपका भले ही 147 के थ्रू आपको सेक्शन के थ्रू आपको असेसमेंट के लिए बोला गया होगा, इसके असेसमेंट के लिए, लेकिन इस असेसमेंट को इस सबसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर असेसमेंट बोला जाएगा। क्लियर है? This explanation is talking about that income escaping assessment shall be treated as regular assessment when we talk about when we are in the subsection number 8 of section number 139। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो इस असेसमेंट को हम लोगों को रेगुलर असेसमेंट मानना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और दैट मे कम इन आवर एग्जाम्स एज ए फिलअप्स और ऑप्शनल क्वेश्चन। ओके, तो ये पॉइंट क्या है हमारे लिए? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इस तरीके से कि क्या हमारे लिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट है
So yes, income escaping assessment is a regular assessment when we are in under the section number 139 subsection 8. Next, B subsection, B regulation, B के पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है क्लॉज B, where as a result of an order under section number 147, 154, 155, 250, 254, section number 260, इनको हटा देते हैं मतलब सारे sections में, or an order of settlement commission under section number 4 of section number 245D, the amount of tax which on which interest was payable under this section subsection has been increased or reduced as the case may be, interest shall be increased or reduced accordingly. देखो हम लोगों को सारे सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक दो एग्जांपल से मैं बता दूं. 147 था हमारा इनकम एस्केपिंग एग्जाम्पशन असेसमेंट. 154 था हमारा रेक्टिफिकेशन हमारे जो ऑर्डर होते हैं, हमारे असेसिंग अथॉरिटी जो हमें ऑर्डर देती है, हो सकता है उनको उसमें कोई गलतियां लगे तो उसमें वो लोग ऑल्ट्रेशन करेंगे. तो जब ऑल्ट्रेशन करेंगे उस कंडीशन में हमारा बी क्लॉज बी एक्टिव होगा और बोला जाएगा अगर आपका इनकम टैक्स पेएबल इंक्रीज होता है तो आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज किया जाएगा. अगर आपका इनकम टैक्स पेएबल डिक्रीज होता है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, डिक्रीज किया जाएगा. एंड दैट वी हैड read here is that like that interest was payable under this subsection has been increased or reduced as the case may be, interest shall be increased or decreased accordingly. तो जैसे जैसे आपका टैक्स पेएबल इंक्रीज और डिक्रीज होगा इन सारे सेक्शन में, आपका इंटरेस्ट भी क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंगली. मतलब मेन बात क्या कि आपका पहले एक बार इंटरेस्ट सेट कर दिया गया है, आपने लेट पेमेंट किया, मतलब अपने पहले अपन क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं. सेल्फ असेसमेंट किए, हम लोग को लग रहा है कि हमने टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट के साथ पे कर देना है. उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी का काम होगा. इनकम टैक्स अथॉरिटी या तो हमें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर देगी या तो हमारे कुछ ऑर्डर आए होंगे उसके बेसिस पे हम लोग को रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देगी. किसी भी केस में हो सकता है कि हमारा टैक्स रेट चेंज, टैक्स अमाउंट चेंज हो. अगर टैक्स अमाउंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली उस टैक्स अमाउंट के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो हमारा इंटरेस्ट भी चेंज होगा. अगर हमारा इंटरेस्ट चेंज होता है तो हमें इंटरेस्ट भी चेंज करना होगा. ये हमारा अलाउ करता है हमारा क्लॉज बी. फर्दर क्लॉज सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1988 or an early assessment year and reference therein to the provision of this act shall be considered not relevant. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर उसका कोई वैल्यू ही नहीं बनता, मतलब चलो छोड़िए. डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या, अगर हम लोगों ने हमारी गलती खुद फाइंड आउट की है, ठीक, तो उसको बोला जाता है और फिर रिटर्न फाइल करते हैं तो दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. हम लोग अपने एरर को, अपने रिटर्न को रेक्टिफाई करते हैं. बट अगर वही गलती हमारे अथॉरिटी ढूंढती है तो उसे क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन, सॉरी डिफेक्टिव रिटर्न. तो ऐसे रिटर्न जिनमें कोई मिस्टेक्स पाए गए हैं और वो ऐसे वो डिफेक्ट्स जो है वो असेसिंग ऑफिसर फाइंड आउट करते हैं तो उन रिटर्न को क्या बोला जाएगा, डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाएगा. ठीक है. The where the assessing officer considered that the return of income furnished by the assessee is defective, where the assessing officer considers that. तो assessing officer अगर find out करते हैं वो defect तो वो कौन सा रिटर्न होगा, डिफेक्टिव रिटर्न. He may intimate the defect to the assessing. देखो आगे पढ़ने से बेटर है मैं ये समझा दूं कि डिफेक्टिव रिटर्न हम लोगों के असेसिंग ऑफिसर ने हमारे रिटर्न में कोई ना कोई डिफेक्ट फाइंड आउट किया और ये डिफेक्ट वो हमें अनाउंस किया गया है ना, हम तक पहुंचाया गया, हम तक कम्युनिकेट किया गया. वो उन्होंने एक बार हम तक कम्युनिकेट किया, उसके बाद ये हमारा काम होगा कि 15 डेज के अंदर हम उस रिटर्न को क्या करें, रेक्टिफाई करके इन तक पहुंचाएं. अगर हम लोगों ने 15 डेज के अंदर रेक्टिफाई किया तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड. बट इफ वी डिड नॉट डू दैट तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ये माना जाएगा कि आपने अभी तक रिटर्न फाइल किया ही नहीं है. दूसरी पॉइंट कि अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग 15 डेज के अंदर पॉसिबल नहीं हो रहा है कि हम लोग इतने सारी चीज को एक साथ करेक्ट कर पाए, तो हम लोग अपने ऑफिसर से टाइम मांगेंगे एंड देन ऑफिसर कैन अलाउ अवर डिले. ओके, ये चीज हमारे सेक्शन में और इस प्रोविजन में लिखी हुई है. ओके, तो डिफेक्टिव रिटर्न्स क्या क्या होते हैं उसके लिए नीचे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो पूरा इतनी बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो बट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था जो हम लोगों ने, मैंने शायद पहली क्लास में बता दिया था कि रिटर्न फाइल्ड विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट शैल बी वैलिड नाउ. आज के डेट में इसको क्या बोला जाएगा, वैलिड बोला जाएगा. और ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर रिटर्न फाइल कर दिया गया बिना सेल्फ असेसमेंट किए तो वो क्या हो जाता था, वॉइड हो जाता था. बट नाउ इट इज अ वैलिड एंड दैट इज
वी कांट ट्रीट इट नाउ एज अ डिफेक्टिव रिटर्न। पहले इसको ट्रीट करते थे डिफेक्टिव रिटर्न, बट आज की डेट में इसको डिफेक्टिव रिटर्न ट्रीट नहीं करते। फर्दर मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार अगर पढ़ना होगा तो एक बार रीड कर सकते हो। डेफिनेशंस में, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स में या ट्रू फॉल्स में ये हो सकता है कि आ जाए, बट एक बार आप रीड कर सकते हो तो कर लीजिएगा। कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल लैंग्वेजेस नहीं है, तो ये सिंपल पॉइंट्स है कि क्या क्या करेंगे तो हमारे लिए डिफेक्टिव रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ सकता है। सेक्शन नंबर 140A। 140 जो था वो पैन कार्ड के ऊपर था, और पैन कार्ड के ऊपर एकदम कॉमन प्रोविजंस होते हैं कि आपको पैन कार्ड जमा करना होता है, पैन कार्ड अपने को अप्लाई करना होता है, हर जगह में कहाँ कहाँ हमें पैन कार्ड सबमिट करना होता है। 50,000 के बहुत सारे इनकम होते हैं जहाँ पर हमें पैन कार्ड सबमिट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर ले लें कि हम लोगों ने अगर बैंक में डिपॉजिट किया है, दैट अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000, तो ऐसे कंडीशन में वी आर मैंडेटरीली हैव रिक्वायर्ड टू फाइल हैव टू रिटर्न पैन कार्ड नंबर व्हाइल डिपॉजिटिंग अवर अमाउंट। तो ऐसे टाइप की चीजें, और ये छोटे मोटे चीजें हमारे सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद था हमारा आधार कार्ड के ऊपर कि हम लोग को जनरली कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होगी हमारे इनकम से रिलेटेड, तो हम लोग को पैन कार्ड, सॉरी, आधार कार्ड जमा करना होगा, प्लस हमें आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन के थ्रू लॉगिन करना होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे इन दो बीच के सेक्शन में लिखा हुआ है, जो कि एकदम कॉमन चीजें थी, वो इसके नोट्स के अंदर में नहीं है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन नंबर 140 है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। तो हम लोगों को पता है कि एक असेसमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनमें एक कॉमन असेसमेंट होता है, वो होता है सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि हम लोग अपने इनकम को जनरली खुद ही असेस करते हैं एंड उनके बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? हम लोगों ने अपने इनकम को असेस किया। आफ्टर टोटलिंग ऑल अकाउंट अवर टोटल इनकम शैल बी टर्म्ड एज ए ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमारा टोटल इनकम होता है, और उन टोटल इनकम और हमारे ग्रॉस टोटल इनकम और हमारे डिडक्शन माइनस किए गए कुछ चीजों को बेस लेते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं क्या हमारा इनकम 2,50,000 से एक्सीड हो रहा है या किसी मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड हो रहा है। तो अगर एक्सीड हो रहा होगा तो हमें टैक्स फाइल करना होगा, रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये सारी चीजें हमारी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू पता चलती है। तो ये सेल्फ असेसमेंट सबसेक्शन 1 में बोला जा रहा है, वेयर एनी टैक्स इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 1155 WD, सेक्शन नंबर 115 WH, 139, 142, 148, 153A आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। मतलब क्या, अगर हम लोगों ने ये सारा असेसमेंट किया और रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हम लोगों को लग रहा है इन सारी चीजों को, जो नीचे दिए गए 6 पॉइंट्स हैं, इन सारी चीजों को हम लोग कंसिडर करते हुए देख रहे हैं कि अगर कोई टैक्स पेएबल आ रहा है तो उस टैक्स पेएबल की बात हो रही है सबसे पहले सबसेक्शन के अंदर। तो ये कौन सी चीजें हैं जिनको हमें टैक्स पेबल के कैलकुलेशन के समय कंसिडर किया जाएगा? वो है सबसे पहला अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड। हम लोगों ने किसी भी तरीके से अगर टैक्स ऑलरेडी पे किया होगा, दैट इज एडवांस टैक्स, हम लोग समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज एनी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड एट सोर्स। हम लोग के थ्रू अगर टीडीएस कट चुका होगा, हमारे लिए कोई टीडीएस काटा गया होगा, तो वो भी हमारी तरफ से टैक्स कट चुका है। एनी रिलीफ ऑफ टैक्स, अगर कोई रिलीफ मिल रहा होगा सेक्शन 1991 में, मतलब रिलीफ मीन्स 1991 मीन्स कौन सा सेक्शन हो जाता है? जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो रिटर्न फाइल जो एग्जाम होते हैं, सॉरी, जो हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के केस में हम लोग को सेक्शन नंबर 90 के थ्रू एक रिलीफ मिलता है, बायलैटरल रिलीफ और कोलैटरल यूनिलैटरल रिलीफ। उस रिलीफ की बात कर रहे हैं हम लोग, और उस रिलीफ के थ्रू हम लोग को जो डिडक्शंस मिलते हैं वो सेक्शन नंबर 90 और सेक्शन नंबर 91 में कवर होते हैं। एनी रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन नंबर 90A, ये भी 90A मतलब उसी से रिलेटेड है, 90 सेक्शन का ही एक तरीके का पार्ट है। और रिलीफ अगर मिल रहा होगा तो वो रिलीफ हमें माइनस करना होगा। सीधी सी बात है, टैक्स पेएबल में से हम लोग सारी चीजें माइनस करेंगे जो ऑलरेडी पेड कर दिया गया है, या रिलीफ अगर हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को माइनस करेंगे। एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 115JAA। और एनी टैक्स क्रेडिट, अगर कोई टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया होगा, टैक्स क्रेडिट मतलब 115JA किसका होगा, हमारे लिए मैट प्रोविजन का पार्ट होता है। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में जो मैट प्रोविजन था उसमें जो हम लोग को एग्जम्पशन मिल रहा है, ये उसकी बात करें तो वो क्रेडिट अगर होगा तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। इन शॉर्ट, हम लोगों को टोटल टैक्स पेबल में से क्या क्या पे नहीं करना है अब और आगे में उन चीजों को माइनस करेंगे। उसके बाद भी अगर टैक्स पेबल होता है तो हम उनके बेसिस पे टैक्स पे करेंगे। द असेसी शैल बी लिएबल टू पे टैक्स to pay such tax together with interest and fee payable under any provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return, and return shall be accompanied by proof payment of such tax interest। तो रिटर्न फाइल करने के पहले हम लोग को पेमेंट का प्रूफ भी शो करना होगा, मतलब रिटर्न फाइल जब करते हैं हम लोग को सारे प्रूफ भी शो करने होते हैं।
हम लोगों ने टैक्स पे किया तो उसका टैक्स का भी प्रूफ होना चाहिए कि हम लोगों ने, अगर मान लो 10,000 का टैक्स पेएबल है, 10,000 में से हमने अगर 1,000 का टैक्स ऑलरेडी पे किया है, हम लोग अब 9,000 पे करने वाले हैं, तो हमें तो पूरे 10,000 का डिस्क्लोजर देना है कि 10,000 हमने टोटल पे करना है, जिसमें से 1,000 इज ऑलरेडी पेड बाय दिस इनवॉइस नंबर और दिस कैश हम लोगों ने अभी पे किया। वो एक्सप्लेनेशन, वो इन्फॉर्मेशन हमें शो करना होगा। एक्सप्लेनेशन, वेयर द अमाउंट पेड बाय द एसएससी अंडर दिस सबसेक्शन फॉल्स शॉर्ट of the aggregate of the tax, interest or fee as aforesaid, the amount so paid shall be first adjusted towards the payable। मान लो कि हम लोगों को टोटल 11,000 पे करना था, सब कुछ मिला के, सारा फी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजों को मिला के हम लोगों को टोटल पे करना था 11,000, लेकिन हम लोगों ने पे किया है 10,000। तो इस 10,000 में हम लोगों का कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल में हम लोगों को कैसे कैसे कंसिडर किया जाएगा? तो इस 10,000 में सबसे पहले तो मान लिया जाएगा कि इसके अंदर थोड़े बहुत फीसेस है और इंटरेस्ट है। मतलब पहले हम लोग ये नहीं देखेंगे अपने टैक्स पे किया है, पहले हम ये देखेंगे कि टोटल 10,000 में आपका इंटरेस्ट पेड है, और जो भी अनपेड है, जो 1,000 अनपेड है, वो आपका टैक्स अनपेड है, और इस टैक्स के ऊपर आपको फिर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आप डिले पे करते हैं तो फीस चार्ज की जाएगी, अगर आप डिले पे कर रहे हैं तो। क्लियर है? ये हमारे एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं और वो अगर शॉर्टफॉल होता है तो उनको बांटा जाएगा, एक पार्ट माना जाएगा जो इंटरेस्ट और फी भी कवर की जाएगी, इंटरेस्ट प्लस फीस, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इंटरेस्ट, फिर दी जाएगी फीस को, एंड देन जो बचा हुआ अमाउंट पेड हुआ होगा वो आपके टैक्स के लिए पेड हुआ होगा, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपका बैलेंसिंग फिगर, दैट इज टैक्स होगा, बैलेंस टैक्स टू बी पेएबल विद इंटरेस्ट अगेन। आगे सबसेक्शन 1A आगे बोला जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इंटरेस्ट पेएबल। अब ये जो है हम लोग की अलग अलग सेक्शन बात हो रही है कि इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं, और सब में अमाउंट बताया जा रहा है कि अमाउंट क्या होगा, और सबका एक ही कॉमन सा फंडा है कि आपका जितना भी बैलेंस टैक्स बच रहा है उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ थ्योरेटिकली ही रहने दो, बस हम लोग को लॉजिकली क्या समझना है कि जो भी बैलेंस का टैक्स बच रहा है उस बैलेंस के टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालेंगे? टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल में हम लोग माइनस करेंगे ऑलरेडी टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड, टीडीएस पेड, ये सारी चीजों को माइनस करेंगे, और जो बच जाएगा उस वैल्यू, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये हमें बोला जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है आफ्टर और रेगुलर असेसमेंट और असेसमेंट अंडर सेक्शन इतना हैज मेड एंड पेड तो शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड टुवर्ड्स सच रेगुलर असेसमेंट और असेसमेंट एज द केस मे बी। मतलब जैसा भी असेसमेंट हुआ होगा उस असेसमेंट के थ्रू आपको टैक्स पे करना होगा। If any SEC fails to pay the whole or any part of the tax, interest or the fee with the provision of subsection 1, he shall without prejudice to any other consequences which he in may incur be deemed to be as assessee in default in respect of the tax, interest, fee remained unpaid, and all the provision of this act shall apply accordingly। ये भी कॉमन है कि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपके ऊपर सारे के सारे चार्जेस अप्लाई किए जाएंगे अकॉर्डिंगली। जैसे मतलब जो जो आपने टैक्स लेट पे किया तो आपके इंटरेस्ट फी सारी चीजें चार्ज होंगी, जैसा जैसा इस एक्ट में लिखा गया वैसे वैसे। The provision of this section, as they stood immediately before the amendment by the direct laws tax laws, shall apply to and in relation to the assessment for the assessment year commencing on 1st day of April 1998, or any earlier assessment year, and reference in this section to the other provisions of this act shall be considered as reference to those provisions as for the time being in force and applicable to the relevant assessment year। मतलब क्या, जो एक्ट चेंज हुआ था उसके पहले जो था वो ही चीज जो अगर अमेंडमेंट में नहीं लिखी गई है तो वो चीजें एज इट इज कंटिन्यू की जाएगी नए वाले टैक्स के ऊपर भी। मतलब पुराना जो अमेंडमेंट था, मतलब अमेंडमेंट के पहले जो सेक्शंस थे वो सारे के सारे चीजें वैसे तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी अगर अमेंडमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया होगा तो। आगे सेक्शन नंबर 142 के बारे में हमने थ्योरेटिकली मतलब क्लास लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने बताया था कि सेक्शन नंबर 142 जो होता है ये हम लोगों के असेसमेंट फाइल करने के बाद जो असेसिंग ऑफिसर जो होते हैं वो अपने तरीके से असेसमेंट करेंगे, तो उनके बीच में कुछ कुछ इंक्वायरीज होंगी। वो इंक्वायरी का सेक्शन होता है हमारा 142। 142 में सबसेक्शन नंबर 1 जो होगी इनके थ्रू इंक्वायरी की जाएगी, और इस इंक्वायरी में 3 इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन होता है। एक रिटर्न फाइलिंग का, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं की होगी तो भाई आप रिटर्न फाइलिंग कर दो, इसकी भी इंक्वायरी आपके ऊपर आ सकती है। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा होगा कि हम लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है,
बट असेसिंग ऑफिसर को लग रहा होगा कि असेसिंग ऑफिसर को ये सारे हैं कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था, बट आपने फाइल नहीं किया, तो आपके पास इंक्वायरी आएगी अंडर सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1 में रिटर्न के केस में कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं की भाई, आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था। तो आपको रिटर्न फाइल करो या फिर आप उसका आंसर दो, रिस्पॉन्स दो कि आपको क्यों रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। दूसरा क्या, अगर आपने रिटर्न फाइल की होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा कि आपके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रहे हैं, तो प्लीज आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। या तीसरा होगा अकाउंटिंग, अगर आपकी कोई अकाउंटिंग कम लग रही है तो आप प्लीज अपने अकाउंटिंग डेटास को प्रॉपरली हमें सबमिट करो। तो ये इस बात की इंक्वायरी आपके पास आ सकती है। तो ये इंक्वायरी जो आएगी आपकी अंडर सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन नंबर 1 में आपकी इंक्वायरी आएगी। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सबसे पहला वाला रिटर्न के लिए है, सेकंड वाला डॉक्यूमेंट्स सॉरी सेकंड वाला अकाउंटिंग के लिए है, थर्ड वाला इन्फॉर्मेशन के लिए, अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो ये वाला गया आर रिटर्न के लिए, ये हो गया अकाउंट्स के लिए, और ये वाला हो गया इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास इंक्वायरी आ सकती है। बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ खास पढ़ने का नहीं है। The provided that the progress approval of the joint commissioner shall be obtained before requiring the assessing to furnish a statement of all assets and liabilities not included in the accounts। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि अगर हमारे अकाउंट्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, जो मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इंक्लूड नहीं है, तो उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो असेसिंग ऑफिसर पहले ज्वाइंट कमिश्नर से या उनके हायर वाले कमिश्नर से अप्रूवल लेंगे एंड देन ही हमें ऑर्डर पास करेंगे हमारे उस इंक्वायरी का। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट रिलेटिंग टू अ पीरियड मोर देन 3 years प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। तो असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट, मतलब आप किसी को भी 3 साल के पहले के प्रोड्यूस करने के लिए, अकाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 है हमारे पास क्या, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉसेस of any person, the assessing officer may make such inquiry as he consider necessary। तो इनकम और लॉस के लिए भी वो इंक्वायरी बैठा सकते हैं, इंफॉर्मेशन नोटिस आपको भेज सकते हैं। 2A का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ऑडिट करने बोला जा सकता है। ऑडिट करने के लिए अगर उनको लगता है कि आपके ऑडिटिंग, आपकी अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा मैटर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो असेसिंग ऑफिसर अगर उनको ये सही लगता है, उनको सही प्रॉब्लम सही लगती है कि आपके जो अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले वो अप्रूवल लेंगे इनसे। किनसे अप्रूवल लेंगे, पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी और सीआईटी। पीसीसीआईटी मतलब कौन, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीसीआईटी मीन्स चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआईटी मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनमें से किसी से भी अप्रूवल लिया जाएगा और आपको ऑर्डर दिया जाएगा टू गेट अकाउंट ऑडिटेड। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि ऑडिट का खर्चा कौन बताएगा, हमें यही सारे लोग बताएंगे, चाहे वो पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी और सीआईटी, और वो सारे चीजें, सारे खर्चे बियर कौन करेगा, तो वो बियर हम करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 2A के अंदर में। 2B में बोला जा रहा है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2A शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग दैट द अकाउंट्स ऑफ एसएससी हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब बोला जा रहा है कि आपका अकाउंट भले ही ऑडिट हुआ होगा पहले, तो भी आपको ऑडिट का ऑर्डर मिलने के बाद भी फिर से एक बार और ऑडिट कराना होगा मैंडेटरीली। तो नॉटविथस्टैंडिंग दैट अकाउंट इज ऑलरेडी ऑडिटेड और नॉट, आपका अकाउंट ऑलरेडी ऑडिटेड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोबारा ऑडिट करने बोला गया तो आपको ऑडिट करना होगा। 2C, एवरी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2A शैल बी फर्निश्ड बाय द एसएससी टू द एओ। तो कोई भी रिपोर्ट आता है तो हम फर्निश किसको करेंगे, असेसिंग ऑफिसर को फर्निश करेंगे। मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट आता है उसका रिपोर्ट जो हम लोग देंगे वो किसको शो करेंगे, तो असेसिंग ऑफिसर को शो करेंगे। Provided that the assessing officer may suo motu or on application made in this behalf by the assessee and for any good or sufficient reason extend the period of such further period or period as he thinks fit. So however the aggregate period of original fixed or the period so extended shall not in case exceed 180 days। in short ये ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को एक्सटेंशन टाइम चाहिए रिपोर्ट जमा करने के लिए तो आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 180 डेज का रिपोर्ट टाइम दिया जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। मतलब टोटल पहले का टाइम मिला के और अभी का टाइम मिला के मैक्सिमम कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 180 डेज का टाइम दिया जाएगा। 180 से ज्यादा टाइम आपको टोटल में नहीं दिया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन ऑडिटिंग, ये भी वही है, एक्सपेंसेस ऑन ऑडिटिंग जो भी खर्चे होंगे वो सब हमें पे करने होंगे, है ना, पेबल और रिकवर्ड बाय एसएससी। इन शॉर्ट यही है पॉइंट, हम बस इतना ही पढ़ना है। इस पॉइंट में 2D में क्या है, तो जो भी खर्चे होंगे ऑडिटिंग के ऊपर सारे खर्चे कौन बियर करेगा, एसएससी बियर करेगा। बीच में ऑडिटर ने भी कुछ अपने जेब से खर्च किया होगा तो वो भी किससे रिकवर किया जाएगा, हमारे एसएससी के थ्रू रिकवर किया जाएगा।
ये सारे पॉइंट किसके अंदर के थे, हमारे ऑडिटिंग से रिलेटेड है, टू ए से रिलेटेड। ठीक है, आगे सबसेक्शन 3 क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो कॉमन चीज इसमें ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाता है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना आज तक के जिसके लिए गवर्नमेंट आपको सीधा एक्शन ले लेगी और आपसे बिना पूछेगी, आपसे पूछेगी भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को या किसी भी अथॉरिटी को आपसे अगर कोई एक्शन लेना है, ऑर्डर देना है या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगने हैं, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। But that is not allowed, that is not required only in case of section number 114, that is best judgment assessment। मतलब क्या कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसके अलावा हर जगह में आपको जो अभी तक पढ़े हर चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना जरूरी है। ठीक, और सबसेक्शन नंबर 4 वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो पुराना अमेंडमेंट के पहले जो लॉ था वही अमेंडमेंट, वही चीजें अब कंटिन्यू हो जाएगी अगर उसके बारे में हमारे अमेंडमेंट में कुछ लिखा नहीं हुआ है तो। सेक्शन नंबर 143 अब ये असेसमेंट में आता है और ये असेसमेंट हमारा इस तरीके से शुरू हो जाता है। इस असेसमेंट में सबसे पहला असेसमेंट है और इसमें बोला जा रहा है इंटीमेशन, और इंटीमेशन का हम लोग समझते हैं समरी असेसमेंट। कुछ लोग इसको इंटीमेशन बोलते हैं और कुछ पर्सन इसे इंटीमेशन समरी असेसमेंट बोला जाता है। तो ये समरी असेसमेंट सबसेक्शन 1 के अंदर हुआ। तो समरी असेसमेंट कब किया जा सकता है, 1 साल के अंदर किया जा सकता है। ये हम लोगों ने इजीली पढ़ा था कि हमारा सबसेक्शन 1 है तो हमारा टाइम लिमिट भी कितना दिया हुआ है, 1 ईयर का टाइम लिमिट दिया हुआ है कि 1 साल के अंदर आपको कभी भी इंटीमेशन आ सकता है। अब व्हाट इज इंटीमेशन, आप लोगों ने किसी ने भी हमने क्या किया, रिटर्न फाइल किया। रिटर्न फाइल करने के बाद हो सकता है कि आपका जो रिटर्न फाइल है वो फुल्ली करेक्ट हो, तो आपके पास इंटीमेशन अभी भी आएगा और आपको बस इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका हम लोगों ने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया है। बट पॉइंट क्या हुआ कि आपका इंटीमेशन आया है, आपको इंटीमेशन आया। हो सकता है कि फुल्ली करेक्ट तो नहीं था लेकिन स्मॉल मिस्टेक्स थे, तो वो स्मॉल मिस्टेक्स को रिकवर कर दिया जाएगा किसके थ्रू, सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन के थ्रू। ठीक, लेकिन पॉइंट ये है कि फिर वही बात यही आ गई कि आपको इंटीमेट किए बिना आपको इंटीमेशन नहीं भेजा जा सकता। मींस आपको रेक्टिफिकेशन, आपकी गलतियों को सुधारा भी नहीं जा सकता। तो पहले आपको एक नोटिस भेजा जाएगा कि आपके अकाउंट में ये सारी चीजें चेंजेस हो रही है, तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप इनका टैक्स पे करो या फिर इसमें हमें रिस्पॉन्स बता दो कि क्या आप गलत हो या हम गलत है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स हमें देना पड़ेगा। बट मेन पॉइंट क्या, आप पूरे सही थे तो भी आपको इंटीमेशन आया, आप थोड़े बहुत गलत थे तो भी क्या आया, इंटीमेशन आया। थोड़ी बहुत गलतियां, जो 5 मिस्टेक्स है, उन 5 मिस्टेक्स को हमें सुधारा जाता है इंटीमेशन के अंदर। और इन 5 मिस्टेक्स से थोड़ी भी बड़ी गलती होती है, उनके अलावा कोई गलतियां होती है, तो सीधा हम लोगों के पास एक और असेसमेंट का ऑर्डर आ जाता है, वो होता है स्क्रूटिनी असेसमेंट। पहले तो मैं ये बता दूं, 143 सबसेक्शन 1 होता है हमारा इंटीमेशन के लिए और 143 सबसेक्शन 3 होता है स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए। छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो 143 सबसेक्शन 1 हैंडल कर देता है और इंटीमेट करके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी गलतियां होती हैं तो उसको स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाएगा 143 सबसेक्शन 3 के थ्रू। 143 का जो इंटीमेशन असेसमेंट होगा, मीन समरी असेसमेंट होगा, बिना नोटिस के नहीं होगा, तो 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ही आपको नोटिस दिया जाएगा। लेकिन 143 सबसेक्शन 3 में स्क्रूटिनी असेसमेंट का जो आपको नोटिस दिया जाएगा वो होगा 143 सबसेक्शन नंबर 2 का के अंडर में आपको नोटिस दिया जाएगा। ये था हमारा रिलेशन किसमें 143 सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2 एंड 143 सबसेक्शन नंबर 3। ये तीनों के तीनों आर को रिलेटेड टू ईच अदर। 143 सबसेक्शन 1 में बोला जा रहा है कि आपकी छोटी मोटी गलतियां हैं तो हम ठीक कर देंगे, इसके लिए ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है और ये मिस्टेक्स हम लोग ठीक कर देंगे, बट उसके लिए हम लोगों ने आपको नोटिस दी है, नोटिस भी इसी सेक्शन के अंदर दी है। अब बात आती है कि अगर इससे थोड़ा ज्यादा गलतियां दिख रही है, बहुत सारी गलतियां दिखने जा रही हैं, तो हम लोग अब ठीक नहीं करेंगे, तो आपको एक नोटिस आएगा 143 सबसेक्शन 2 के अंदर, आप बहुत सारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें दो, हम लोगों को स्क्रूटिनी असेसमेंट करना है आपके असेसमेंट का। ठीक, तो ये हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंटीमेशन। इंटीमेशन में हम लोगों को क्या करेंगे, वेयर अ रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन नंबर 139 और इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 142 अभी इसके पहले जो पढ़े, जो इंटीमेशन आया था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देना है या फिर आपके अकाउंटिंग में कोई गलतियां हैं, इस 142 के सबसेक्शन 1 में
रिटर्न वाले पॉइंट को छोड़ के आपने रिटर्न जमा किया होगा, उसके बाद ही की पॉइंट आ रही है, इंटीमेशन आ रहा है। तो 142 सबसेक्शन 2 में जो अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन का आपको इंटीमेशन आया, इंक्वायरी आई थी, उसके रिस्पांस में अगर उनको लगता है तो उनके वो आपके 5 मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आपका टोटल इनकम फिर से कंप्यूट किया जाएगा और ये सारे एडजस्टमेंट के बाद। पहला अरिथमेटिकल एरर, छोटी मोटी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई होंगी तो वो। सेकंड इज इनकरेक्ट क्लेम, अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया होगा, आपके हिसाब से वो लग रहा होगा करेक्ट है, लेकिन वो उनके हिसाब से लग रहा है कि वो इनकरेक्ट क्लेम है, तो ऐसे कंडीशन में आपके इनकम को चेंज किया जाएगा। डिसअलाउंसेस ऑफ लॉसेस, हमें पता है कि लॉस अगर है, ठीक है, और सेट ऑफ अगर हमें करना है, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें रिटर्न फाइल टाइम पे करना होता है। तो अगर हमने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं किया होगा और फिर भी सेट ऑफ कर लिया होगा तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। डिसअलाउंसेस ऑफ डिडक्शन क्लेम, पॉइंट नंबर 5 में आता है सीधा कि अगर हम लोगों ने क्लेम किया डिडक्शन लेकिन हमने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया था तो भी हम लोग को डिडक्शन अलाउड नहीं था, लेकिन हमने डिडक्शन तो ले लिया। ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या किया जाएगा, वो भी डिसअलाउड किया जाएगा। और डिसअलाउड ऑफ एक्सपेंसेस, अगर हम लोगों ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया है लेकिन कंप्यूटेशन में नहीं दिखाया, वो चीजों को भी हम हमारी अथॉरिटी क्या करेगी, डिसअलाउड करेगी। पॉइंट नंबर 6, ये लिखा तो हुआ है लेकिन बस बाद में ये भी लिख दिया गया है कि ये चीज अब आज की डेट में एक्टिव नहीं है और इसको एंड कर दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 6 हम लोग ना ही पढ़े तो बेटर है, क्योंकि वो अब हमारे स्कोप से हट चुका है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड unless an intimation is given to the assessee of such adjustment either in writing or in electronic mode. No such adjustment shall be made, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, है ना, जब तक कि आपको रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई इंटीमेशन का नोटिस नहीं आया होगा। इनडायरेक्टली उनका ये बोलना है, तो आपको नोटिस भेजेंगे, ये इनको बोलना पड़ रहा है कि आपको पहले नोटिस भेजा जाएगा एंड नोटिस के बेस पे आपको बताया जाएगा कि ये सारी चीजें चेंजेस करने की है, ठीक है। तो मतलब क्या, इसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं यूज हो रहा है, ये हमारे 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ही डिक्लेयर किया गया प्रोविजन के थ्रू कि आपको नोटिस भी आएगा। फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम द एसएससी इफ एनी, अच्छा, हमें जो इंटीमेशन का ऑर्डर आया, हम लोग को इंटीमेशन का रिस्पांस देना होगा कितने दिन के अंदर, तो 30 डेज के अंदर हमें रिस्पांस देना होगा। और अगर 30 डेज के अंदर रिस्पांस नहीं दिया तो हम लोग को फिर यही माना जाएगा कि हम लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजस्टमेंट शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 6, ये आया इस पॉइंट के लिए जो मैंने बताया कि अभी वो हट चुका है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजस्टमेंट शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 6 इन रिलेशन टू द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2018। तो 1/4/2018 के बाद जो भी ईयर शुरू होगा उसके लिए पॉइंट नंबर 6 एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको अपन लोग इग्नोर कर देते हैं। बी, the tax interest fees if any shall be computed on the basis of the total income computed under the clause A। तो जो भी ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, मींस इसमें अरिथमेटिकल एरर हो गया, डिडक्शन को कैंसिल किया गया, सेट ऑफ को कैंसिल किया गया, उसके बाद हमारा इनकम चेंज होगा और उस इनकम के बेस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। The sum payable by or on the amount of refund or of refund due to the assessee shall be determined after adjustment of the tax interest fees। फिर वही पॉइंट, हम लोग को टैक्स पेबल हो रहा है कि टैक्स आपको रिफंड करना है, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद पता चल ही जाएगा और वो उस बेस पे आपको टैक्स पे फिर से करना होगा। An intimation shall be prepared or generated and sent to the assessee specifying the sum determined to be payable by or the amount refund due to and the assessee under the clause C। उसके लिए भी आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपको कितना कितना इंटरेस्ट बचा हुआ है, आपको कितना कितना फीस पे करना बचा हुआ है, कितना कितना टैक्स पे करना बचा हुआ है, उसके पास एक इंटीमेशन आएगा। Point number E, the amount of refund due to the assessee in pursuit of the determination under clause C shall be granted to the assessee। The amount of refund, जो भी अमाउंट होगा रिफंड का, due to the assessee, assessee पे जो ड्यू किया जाएगा, in pursuance of the determination under the clause C, तो clause C में जो भी हमने डिटरमाइन किया कि क्या रिफंड अमाउंट है, shall be granted to the assessee, और वो ग्रांट कर दिया जाएगा किसको, assessee को। Provided that an intimation shall also be sent to the assessee in a case where the loss declared in the return by the assessee is adjusted but no tax, interest or fee payable or no refund is due to him। मतलब क्या, provided that intimation shall also be sent to the assessee। अभी तक क्या बात हो रही थी कि इंटीमेशन उनको भेजना पड़ेगा जिनको कोई रिफंड हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ लिखा है कि provided that an intimation shall also be sent to the assessee in case where the loss declared in the return by the assessee is adjusted but no tax, no interest, no fee is payable by और no refund is due to him। मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं,
तो भी हमें इंटीमेट करके बताना पड़ेगा कि हम आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लॉस भी हो रहा होगा तो भी आपको लॉस का इंटीमेशन दिया जाएगा, बट इंटीमेशन आना जरूर है, कंपलसरी है। Provided further that no intimation under this subsection shall be sent after the expiry of 1 year from the end of the, मतलब उसको स्टार्टिंग में देखे थे कि सबसेक्शन नंबर 1 है हमारा इंटीमेशन का, और इसके लिए कितना टाइम लिमिट दिया गया है, 1 ईयर दिया गया है। क्लियर है? D. Notwithstanding anything contained in subsection number 1, the processing of return, देखो पहली बात तो ये है कि हमें इंटीमेशन अभी तक, जैसे जो अभी तक की जो हमारा सिनेरियो बन रहा है, हम लोगों को क्या लग रहा है कि हमारा जो 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन जो आना मैंडेटरी है। ऐसे कोई केसेस नहीं है जिसमें हम लोगों को रिटर्न फाइल करना ना पड़े। हम लोग को हर केस में रिटर्न फाइल करना होता है, हर एक कंडीशन में। ठीक है, इससे हम लोग को क्या क्लियर हो रहा था कि हमारा जो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 1 का जो इंटीमेशन आता है, अगेन 143 सबसेक्शन नंबर 1 का जो इंटीमेशन आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? आपका फुल्ली करेक्ट होगा तो भी आ रहा है, थोड़ा बहुत रॉन्ग होगा तो आएगा ही आएगा। सब कुछ होने के बाद अगर आपके इंटीमेशन में कोई प्रॉब्लम है तो रिफंड अगर होता है तो भी आपको इंटीमेशन आएगा, रिफंड अगर नहीं है तो भी इंटीमेशन आएगा। मतलब क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि हम लोगों को इंटीमेशन 143 सबसेक्शन 1 के हर केसेस में इंटीमेशन आना तो जरूरी है, जब तक कि हमारा फाइनल जजमेंट नहीं हो जाता तब तक। बट सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पर हमें 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन नहीं आएगा, वो है हमारा 143(2) का आया हुआ नोटिस। अगर आपको 143(2) का नोटिस आया हुआ है, दैट इज फॉर स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी असेसमेंट 143 सबसेक्शन 3 में जो स्क्रूटिनी असेसमेंट होने वाला है उसके लिए आपको पहले नोटिस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। इसका मतलब छोटी मोटी गलतियां नहीं है, बड़ी बड़ी गलतियां हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 143 सबसेक्शन 1 की छोटी मोटी गलतियों वाला इंटीमेशन क्यों आएगा? आपको सीधा इंटीमेशन दिया जाए, आपको सीधा स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए ऑर्डर दिया जाएगा 143 सबसेक्शन 2 का। ये पहली बात। लेकिन इसका मतलब ये अभी भी नहीं होता कि 143 सबसेक्शन 2 आने के बाद आपको 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन ना आए। तो 143 सबसेक्शन नंबर 2 के नोटिस के बाद भी आपको 143 सबसेक्शन नंबर 1 आ सकता है, या फिर 143 सबसेक्शन नंबर 1 के आने के बाद भी 143 सबसेक्शन नंबर 2 का नोटिस आ सकता है। बस पॉइंट ये है कि 143 सबसेक्शन नंबर 1 आता है, बोल सकते हैं हम लोग 99% केसेस में, और 1% कब नहीं आएगा हमारा, कब नहीं आएगा ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है कि कब नहीं आ सकता, जब हम लोग को 143 सबसेक्शन नंबर 2 का नोटिस आया होगा तब। 143 सबसेक्शन नंबर 2 का नोटिस अगर आया होगा तो असेसिंग ऑफिसर अब चाहते हैं कि उनको 143 सबसेक्शन नंबर 1 का नोटिस नहीं भेजना है तो नहीं भेजेंगे, चलेगा। बट अगर आपको 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं भेजा गया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है और उनको ये भेजना मैंडेटरी है। मतलब क्या, 143 सबसेक्शन नंबर 1 का नोटिस भेजना मैंडेटरी है। क्लियर है? ये पॉइंट हमारा ये आने वाला है हमारे इसमें। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में बोला गया था कि आपको 143 सबसेक्शन 1 के बेसिस पे आपका इंटीमेशन किया जाएगा, बट उसको ध्यान में नहीं रखना है हमें, इसलिए बोला गया नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिटर्न शैल नॉट बी नेसेसरी, और वो प्रोसेस हमारे लिए नेसेसरी नहीं होगा वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड टू द एसएससी अंडर सबसेक्शन 2। अगर आपको 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस आया है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, शैल नॉट बी नेसेसरी, आपके लिए नेसेसरी नहीं है। आपके पास नोटिस सबसेक्शन 1 के लिए आने वाला नोटिस नेसेसरी नहीं है, बट वो चाहें तो आपको भेज सकते हैं, भेजेंगे ही नहीं ऐसा नहीं लिखा है कहीं सेक्शन में, बस ये लिखा गया कि वो नेसेसरी नहीं है। आगे, provided that the provision of this subsection shall not apply to any return furnished by for the assessment year commencing on or after the 1st April 2017। provided that the provision of this subsection, इस subsection की बात हो रही है, shall not apply to any return furnished for the assessment year commencing on or after the first day of, और ये provision कब किसके ऊपर applicable नहीं होता, अगर हम लोगों ने असेसमेंट फाइल किया है और वो असेसमेंट 1 अप्रैल 2017 के आगे फाइल किया है, बाद वाले आने वाले असेसमेंट के ऊपर फाइल किया है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी, नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी, हाँ ये वही पॉइंट है। अब स्क्रूटिनी असेसमेंट आएगा, ये मैं ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है। नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी आएगी आपके पास थोड़ी ज्यादा मिस्टेक थी, आपको नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी आएगी, कितने दिन में आएगी, तो 6 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। अच्छा, मेन पॉइंट कि हम लोग 1 ईयर या 6 मंथ कहाँ से कैलकुलेट करें,
हम लोग 1 ईयर या 143(1) के लिए 1 ईयर और 143(2) के लिए 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। हम लोगों ने जिस मंथ में रिटर्न फाइल किया उस मंथ, उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर मान लो 18-19 के लिए रिटर्न फाइल किए, तो 18-19 ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 19 को एंड हो जाएगा। तो 31 मार्च 19 के बाद जो 6 महीने होते हैं, मतलब 30 सितंबर के बाद आपको 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं आ सकता, ये लास्ट डेट है। और एक साल कब होते हैं, 31 मार्च 2020। तो ये इसके बाद आपको 143 सबसेक्शन 1 का नोटिस नहीं आ सकता, इसके पहले ही आएगा। तो ये 2 डेट्स हैं, और वो दोनों डेट्स कहाँ से कैलकुलेट होती है, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैड फाइल्ड द रिटर्न। ठीक, तो बस इसमें वही है कि 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिटर्न फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर एंड, और उसके बाद इसमें आपका क्या होगा, स्क्रूटिनी असेसमेंट होगा। सबसेक्शन 3 में क्या बोला जा रहा है, आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, नोटिस, उस स्क्रूटिनी के लिए आपको नोटिस दे दी गई है ऑलरेडी। सेक्शन नंबर 144 ये होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, 144 क्या है हमारे लिए, बेस्ट, सॉरी अपन किसमें, 143 के 4 में, सॉरी। वेयर अ रेगुलर असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन और सेक्शन नंबर 144 इज मेड, any interest paid or the assessment under subsection 1 shall be deemed to have been paid towards such regular assessment if no refund is due on regular assessment or amount refund under subsection 1 exceeds the amount refundable on regular assessment, the whole or excess amount so refunded shall be deemed to be the tax payable। देखो पहला पॉइंट तो सिंपल है कि उसके बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने रिफंड पे कर दिया था, आपको रिफंड मिल गया था ज्यादा, और बाद में असेसमेंट किया गया, रेगुलर असेसमेंट के थ्रू आपका असेसमेंट किया गया और पता चला कि आपको रिफंड पे करना था कम और आपको रिफंड कर दिया गया ज्यादा, आपको रिफंड करना था 10,000 लेकिन आपको रिफंड कर दिया गया 15,000, तो जो एक्सेस 5% रिफंड किया गया है उस एक्सेस रिफंड को क्या माना जाएगा, टैक्स पेएबल माना जाएगा, और आपको वो टैक्स पे करना होगा। क्लियर है। अब आते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सिंपल सी बात है, सिंपल सा यही है कि ये सारे सेक्शन 139 का सबसेक्शन नंबर 1, 142 का सबसेक्शन नंबर 1, 142 का सबसेक्शन नंबर 142 का 2A क्या होता है, ऑडिटिंग का सेक्शन, ऑडिटिंग के लिए आपको बोला गया था। 143(1) क्या था, इसमें आपको रिटर्न का, इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग का, इनका आप कोई भी अवॉइड करते हो और इनका आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो आपको 142 के बेसिस पे होगा, तो 139(1) के बेसिस पे होगा तो, और 143 सबसेक्शन नंबर 2 मतलब स्क्रूटिनी असेसमेंट का नोटिस का अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, इन 3 कंडीशन में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो तो वो आपका असेसमेंट कैसे करेगी, तो आपका असेसमेंट करेगी बेस्ट जजमेंट, उनको जो सही लगेगा उनके बेस पे उनको असेसमेंट करना होगा। असेसिंग ऑफिसर को अगर सही लगता है कि ये सारे सेक्शन अगर आपने सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर आपके इनकम का बेस्ट जजमेंट करेगी। क्लियर है। तो जो मैं वो बोल रहा था वो बाकी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि 144 के अलावा हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी होता है, लेकिन 144 के केस में आपको रिटर्न ऑफ बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर उसी प्रोविजन के बारे में बोला गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट it shall not be necessary to give such opportunity in a case where a notice under subsection 142(1) has been issued prior to the making of assessment under this section। नोटिस देना जरूरी नहीं है। ये वाला पॉइंट फिर वही कॉमन है, इसको अपन लोग इग्नोर कर सकते हैं। आगे ये कॉमन है, ज्वाइंट कमीशन की पावर आप एक बार रीड कर लेना। रेफरेंस टू द डीआरपी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सर आपके केस का जो असेसमेंट है वो रेफरेंस किसको दे देगा, तो रेफरेंस टू द डीआरपी ऑफिसर को दिया जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। The assessing officer shall, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, in the first instance, forward a draft of the proposed order of assessment to the eligible assessee if he proposes to make, मतलब क्या, अगर आपके इनकम में कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो इनकम है अगर उनको सही लगता है, असेसिंग ऑफिसर को सही लगता है, तो वो डीआरपी को भेजा जा सकता है। प्रपोज्ड होगा मीन्स अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि आपके अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा रहा है और इतना अमाउंट चेंज किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये आप किसको दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, डीआरपी को ट्रांसफर किया जाएगा।
तो डीआरपी को ट्रांसफर करने के पहले एसएससी को एक बार इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये यहाँ पर सॉरी एसएससी को दिया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, नॉट असेसिंग ऑफिसर। एसएससी को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है थ्रू असेसिंग ऑफिसर। ये हमारे सबसेक्शन नंबर 1 में बोला गया। सबसेक्शन नंबर 2 बोल रहा है ऑन रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर द एलिजिबल एसएससी शैल विद इन 30 डेज। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें रिस्पॉन्स देना है, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, हमारे पास कितना टाइम होगा, 30 डेज का टाइम होगा ऑफ द रिसिप्ट बाय हिम ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। ड्राफ्ट ऑर्डर के रिसीव करने के बाद हम लोगों को 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्स देना होगा। फाइल हिज एक्सेप्टेंस टू वेरिएशन, जो भी वेरिएशन होने वाले हैं उसके ऊपर एक्सेप्टेंस देंगे हम लोग असेसिंग ऑफिसर को, या फिर फाइल ऑब्जेक्शन देंगे हम लोग किसको, डीआरपी को भी और असेसिंग ऑफिसर को भी। ठीक है, एक्सेप्ट होता है तो भी और रिजेक्ट ऑब्जेक्शन होगा हमें तो भी। द असेसिंग ऑफिसर शैल कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट। अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो ये पॉइंट कब आ रहा है, अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों ने जो चेंजेस कर रहे हैं, जो वेरिएशन कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर शैल कंप्लीट द असेसमेंट, और उस ड्राफ्ट के बेसिस पे असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। द एसएससी इंटीमेट्स टू द असेसिंग ऑफिसर द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशंस, और एसएससी इंटीमेट करेगा असेसिंग ऑफिसर, इफ था ना, इफ एसएससी ने इंटीमेट किया असेसिंग ऑफिसर कि हम एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन टाइम था 30 डेज का, ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो असेसिंग ऑफिसर को लगा कि ठीक है आपने 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ऐसे कंडीशन में उस ड्राफ्ट के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। ये वाला पॉइंट है किसके लिए, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया होगा 30 दिन के अंदर, आपने कुछ ऑब्जेक्शन दिखाया होगा, तो द असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन इतना पास असेसमेंट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 विद इन 1 month from the end of the month in which the acceptance is received or period of filing of the objection is over। मतलब 30 दिन के बाद, सॉरी ये वाला सेक्शन किसके लिए था, सबसेक्शन किसके लिए, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ये वाला दोनों पॉइंट है कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका इसके ऊपर असेसमेंट किया जाएगा, और यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी होगा वो 1 महीने के अंदर होगा। तो सबसेक्शन नंबर 3 एंड सबसेक्शन नंबर 1 बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड है। सबसेक्शन 3 में बोला जा रहा है कि असेसमेंट आपका यहाँ पर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर, और उसी को कंटिन्यू करके बोला गया कि ये जो असेसमेंट होगा वो 1 month के अंदर होगा। और 1 month कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 1 month कैलकुलेट करेंगे जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया होगा, या फिर अगर आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया तो आपका 30 दिन जहां खत्म हुआ था, उस 30 दिन के बाद से 1 महीना कैलकुलेट किया जाएगा, और उस महीने के अंदर 1 महीने के अंदर आपका असेसमेंट ऑर्डर किया जाएगा। ये था डीआरपी का। द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल शैल in case where any objection is received under subsection 2 issue डायरेक्शन। अगर आपने ऑब्जेक्शन दिया है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल असेसिंग ऑफिसर के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होने के कारण डीआरपी क्या करेंगे, डीआरपी अपने तरफ से डायरेक्शन देंगे कि अब क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको शॉर्ट में देखें तो क्या हो रहा है, इसका पूरा ओवरऑल मीनिंग, असेसिंग ऑफिसर को कुछ वेरिएशंस करने हैं अपने असेसमेंट में, तो वो वेरिएशन करने के पहले हो सकता है कि वो असेसिंग ऑफिसर को डीआरपी में ट्रांसफर करना हो। तो डीआरपी को ट्रांसफर करने के पहले ये वेरिएशन को ड्राफ्ट ऑफर माना जाएगा, और इस ड्राफ्ट ऑफर को सेंड किया जाएगा किसको, तो असेसी को। अब असेसी के पास 30 डेज का टाइम है कि 30 डेज के अंदर जो असेसी है इसे या तो 30 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट करें, या तो 30 डेज के अंदर कोई ऑब्जेक्शन ले लें। एक्सेप्टेंस अगर हो रहा है तो असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें, और ऑब्जेक्शन हो रहा है तो असेसिंग ऑफिसर को प्लस डीआरपी को, दोनों को इन्फॉर्म करें। ठीक, डीआरपी को क्यों करना पड़ रहा है ये थोड़ी देर में बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या, अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया तो किसको किसको इन्फॉर्म दिया जा रहा है, सिर्फ असेसिंग ऑफिसर को, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर यहाँ से 1 महीने के अंदर आपको असेसमेंट बता देंगे, और ये असेसमेंट किसके ऊपर बेस्ड होगा, तो आपके ड्राफ्ट ऑफर के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अब अगर आपने ऑब्जेक्शन लिया कि आपने जो वेरिएशन किए हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन लोगे तो ऑब्जेक्शन किसको देंगे, असेसिंग ऑफिसर को और डीआरपी को, दोनों को। अब यहाँ पर एओ का कोई काम नहीं, यहाँ पर मैं पहले किसका काम आएगा, डीआरपी का काम आएगा। डीआरपी इन्फॉर्म करेंगे और डायरेक्शन देंगे किसको, डायरेक्शन दिया जाएगा डीआरपी के थ्रू असेसिंग ऑफिसर को कि हमें अब क्या क्या करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे इस सेक्शन का। डीआरपी के केस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में हम लोग को किस तरीके से ट्रांसफर करना है, ये वाला टॉपिक था। फर्दर
सबसेक्शन 7 बस इतना बोलते हैं कि अगर डीआरपी को ठीक लगता है ऑर्डर देने के पहले या डायरेक्शन देने के पहले, हो सकता है तो छोटी मोटी इंक्वायरी उनको लगती है तो वो अपने तरीके से इंक्वायरी बैठा सकते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में कंफर्म, रेड्यूस और एनहेंस मतलब क्या, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल वो अपने इंक्वायरी के बेस पे इंक्वायरी के बेस पे आपके जो वेरिएशंस थे उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं और एनहेंस भी कर सकते हैं उस वेरिएशन को। ठीक है, जो भी वेरिएशन हुआ था जिसको हम लोग ड्राफ्ट ऑफर मान रहे हैं, उस वेरिएशन को हम वो डीआरपी जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं, मतलब स्टिल भी रख सकते हैं, या फिर इंक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये डीआरपी के ऊपर बेस्ड है और वो हम इंक्वायरी करेंगे, उस इंक्वायरी के बेस पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। बस इतना ही था हमारे लिए इंपॉर्टेंट डीआरपी के ऊपर बेस्ड। बी ए एक बस ये, इससे ज़्यादा इस सेक्शन में हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब आप कौन से मेथड को अप्लाई करते हो पीजीपीपी में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैश और मर्केटाइल बेसिस होती है, और बाकी जो भी हेड्स होते हैं, सैलरी हो गई, कैपिटल गेन हो गया, इन सब सेक्शन में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट के बेस पर हम लोग अपने अपने मेथड को चूज करते हैं। इनकम स्केपिंग असेसमेंट, इनकम स्केपिंग असेसमेंट में भी बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन इसको शॉर्ट में समझाऊं, सारी चीज अगर कवर करते हैं हम लोग शॉर्ट थ्योरी में। 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट मतलब होता है कि आपने अपने इनकम को स्केप किया है, अपने इनकम को कहीं ना कहीं शो नहीं किया, तो आपके इनकम के स्केप के ऊपर आपको असेसमेंट का ऑर्डर आ सकता है। तो कितने साल के अंदर आ सकता है, तो 4 ईयर्स के अंदर आपको ऑर्डर आ सकता है। तो आपने इस साल अगर असेसमेंट नहीं किया, आपको लग रहा है कि असेसमेंट नहीं किया, और इनकम टैक्स अथॉरिटी को 3 साल के बाद लगता है, 4 साल के अंदर लग जाता है कि आपने जो भी इनकम था आपने टैक्स पे करना चाहिए था लेकिन आपने टैक्स पे नहीं किया, असेसमेंट तो करना चाहिए था लेकिन आपने असेसमेंट नहीं किया, तो उसके लिए आपको ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन वही अगर आपका जो टोटल असेसमेंट इनकम है, टैक्स है, वो अगर 1 लाख के ऊपर होता है, तो आपको जो ऑर्डर आएगा वो 6 ईयर्स के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, मतलब या तो 4 ईयर्स या तो 6 ईयर्स, इन 2 ईयर्स के बीच में कभी भी आपको स्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर आ सकता है। अगर वो 1 लाख के अंदर का हुआ, टैक्स पेएबल अगर 1 लाख के अंदर का हुआ तो 4 साल के अंदर करना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर का होगा तो 6 साल के अंदर भी हम लोगों को ऑर्डर आ सकते हैं। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, हमारा इनकम स्केपिंग असेसमेंट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट इन शॉर्ट सिंपल से पॉइंट बस ये है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को थोड़ा भी बिलीव है कि आपको इनकम टैक्स पे करना चाहिए था या असेसमेंट फाइल करना चाहिए था, रिटर्न फाइल करना चाहिए था, लेकिन आपने 3 साल पहले या 4 साल के अंदर कभी भी रिटर्न फाइल नहीं किया, या ऐसे केस में भी कि 6 ईयर के अंदर भी नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में आपको इनकम स्केपिंग असेसमेट का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो एकदम सिंपल सा प्रोविजन क्या है कि 4 साल, बेसिक प्रोविजन क्या है 4 साल। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स जो रेट है आपका 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाता है तो कितना होगा, तो आपको 6 ईयर के अंदर करना होगा। वो आगे आएगा इशू ऑफ नोटिस वेयर, देखो बस 148 बोलता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी आपको इंटीमेशन दिया जाएगा तो पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। इस 147 का नोटिस कब होगा, 148 के अंदर होगा। तो 148 में कुछ नया नहीं है, तो बस ये है कि नोटिस आएगा आपके पास। और 149 उसी चीज की लिमिट बताता है। लिमिट क्या है, बेसिक लिमिट क्या कि नॉर्मल लिमिट है हमारे पास 4 ईयर, 1 लाख के ऊपर हो जाता है हमारा, तो आपका कितने ईयर के अंदर आ सकता है, 6 ईयर के अंदर आ सकता है। और उसके बाद भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने, आपका कोई इनकम फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, और आप उस ट्रांजेक्शन को शो नहीं कर रहे हो, फॉरेन एसेट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड है, और वो इनकम फॉरेन से रिलेटेड है, और आप उस इनकम को शो नहीं कर रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाता है, तो 16 ईयर्स के अंदर आपको असेसमेंट का ऑर्डर आ सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर लगता है कि आपका कोई भी इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम आपका कोई ऐसे एसेट से रिलेटेड है जो आपका इंडिया के बाहर है और आप उसको छुपा रहे हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी 15 साल के बाद भी, 15 साल और 11 मंथ्स के बाद भी आपको क्या कर सकती है, तो एक नोटिस भेज सकती है अंडर सेक्शन 148 के थ्रू फॉर इनकम स्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 147 के लिए, जिसका टाइम लिमिट हमें बताया गया है किसके अंदर, 149 के अंदर। तो 147, 148 और 149 ये तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 147 इनकम स्केपिंग को बताता है,
148 इनकम स्केपिंग के लिए नोटिस आनी चाहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है। 149 बोलता है कि ये जो भी आएगा आपको इंटीमेशन, वो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी। तो टाइम लिमिट 4 साल भी हो सकती है, या फिर टाइम लिमिट 6 ईयर भी हो सकती है, या टाइम लिमिट 16 ईयर भी हो सकती है। 4 कब होगी, जब 1 लाख से कम होगा इनकम स्केपिंग। 6 ईयर्स कब होगी, जब हमारा 1 लाख से ज्यादा हो, 1 लाख या सॉरी 1 लाख के ऊपर होगा हमारा इनकम स्केपिंग असेसमेंट। और 16 ईयर कब होगी, अगर हमारे इनकम में ऐसा कोई भी इनकम छुपा हुआ है और हमने इनकम शो नहीं किया कि हम लोगों का इनकम ऐसे इनकम से जुड़ा हुआ है, ऐसे एसेट से जुड़ा हुआ है जो हमारा फॉरेन में सिचुएटेड है। ये था हमारा 149। अब बस खैर ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। एक प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, रिटर्न फाइल से। रिटर्न फाइल करना था। सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 139 में हमने क्या देखा था कि हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम। 140 ए में आए थे सीधा हम लोगों की, हम लोगों को सेल्फ असेसमेंट पास करना होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। 140 ए के बाद सीधा 142 में आए थे, 142 में क्या बोला गया था कि आपको इंक्वायरी आ सकती है। इंक्वायरी के 3 रीजन थे, आर, आई और ए। ये 3 रीजन थे, इनके बेस पे आपको इनकम का इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और अकाउंट्स के लिए, इनके लिए आपकी इंक्वायरी आ सकती है। 142 ए सॉरी जो है वो किसके लिए था, ऑडिटिंग के लिए था, आपको ऑडिटिंग के ऑर्डर्स आ सकते हैं। 142 के बाद 143 में आए थे। 143 सबसेक्शन 1 में आपको इंटीमेशन होगा। इंटीमेशन असेसमेंट है ये, मतलब छोटी मोटी गलतियां सुधार के, छोटी मोटी अगर गलती होंगी तो आपको किसमें कवर किया जाएगा, 143 1 में किया जाएगा, और उसके लिए पहले नोटिस दी जाएगी, उसका भी सेक्शन यही है। 143 1 के बाद 143 2 था। अगर आपकी छोटी मोटी गलती नहीं है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, तो आपको स्क्रूटिनी असेसमेंट का ऑर्डर जाए और नोटिस आएगा। ऑर्डर के लिए पहले नोटिस आएगा, तो स्क्रूटिनी ऑर्डर के पहले आपको नोटिस आया और वो नोटिस के बेस पे आपको फिर एक ऑर्डर दिया जाएगा, स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाएगा, सॉरी स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाएगा। 143 3 ये हमारे होने के बाद 144 में आए थे हम लोग। 144 में क्या बोला गया था, 144 में बोला गया था कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। ये कब होगा, अगर आपने 139 को फॉलो नहीं किया, 139 1 को फॉलो नहीं किया, या फिर 142 को फॉलो नहीं किया, 142 को फॉलो नहीं किया, अगर आपने इंक्वायरी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ऑडिटिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन का अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, अकाउंटिंग के बदले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी और इन सारी कंडीशन में आपको आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देना होगा, आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था 147 का था। 147 क्या है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट। इनकम स्केपिंग असेसमेंट का आपको ऑर्डर आ सकता है, आपने इनकम स्केप किया है ऐसा उनको डाउट है, तो वो आपको ऑर्डर दे सकती है, नोटिस दे सकती है। ये किसमें, पहले आपको 148 के थ्रू नोटिस दिया जाएगा कि आपको इनकम स्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर दिया जाने वाला है, और उसके लिए टाइम लिमिट बताई गई है 149 के अंदर। 149 बोलता है कि आपके पास प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास 4 साल भी है, असेसिंग ऑफिसर के पास 6 ईयर्स भी है, 4 ईयर्स भी है, 6 ईयर्स भी है और 16 ईयर्स भी है। 4 ईयर्स कब, अगर 1 लाख तक का इनकम है, तो अगर 1 लाख से ऊपर है तो 6 ईयर्स, और अगर आपका ऐसा कोई इनकम है जो आउटसाइड इंडिया के एसेट से रिलेटेड है और आप छुपा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको 16 साल के बीच में कभी भी बोला जा सकता है। एक और एक इसमें एक और टॉपिक है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने रिटर्न जो दिखाना था जानबूझ के छुपाया गया है, आप उसमें हेरा फेरी कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको 4 साल से एक्सटेंशन को मतलब फेस करना पड़ सकता है। मीन्स 4 साल के बाद भी आपके पास रिटर्न फाइलिंग का क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर आ सकते हैं। अंडर सेक्शन नंबर 148 का नोटिस आ सकता है आपके पास। ऐसा कब, अगर आपने इंटेंशनली बहुत सारी चीजें छुपाई हैं या फिर गलत रिकॉर्ड प्रेजेंट किया है जानबूझ के इंटेंशनली, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास 4 ईयर से ज्यादा का भी नोटिस आ सकता है अंडर सेक्शन 148। ठीक है, 149 में एक लिमिट तो बताई गई है, लेकिन अगर आप उससे भी एक्सटेंड ओवर लेवल की अगर गलतियां करते हो, छुपाते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको इनसे भी ज्यादा ऑर्डर आ सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारे थे हमारे सेक्शन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, इनकम टैक्स, सॉरी असेसमेंट ऑफ प्रोसीजर। जो अपने स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में दोनों के लिए स्टडी नोट अलग अलग है, रिटर्न ऑफ इनकम के लिए अलग है और असेसमेंट प्रोसीजर के अलग है, लेकिन हम दोनों ने इनको कंबाइन किया है एक ही यूनिट के अंदर, और ये प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट एक ही टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के थ्रू कंप्लीट किया है पूरा। इनकम टैक्स एक्ट के बेस पे ये एक ही चैप्टर है और इसी एक चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। अलग अलग करने से हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को एक ही साथ कवर किया। तो हमारे हमसे यहाँ पर शायद स्टडी नोट 3 है, स्टडी नोट 4 है।
3 और 4 दोनों कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक, अपन लोग अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।